नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जनपद को दी 204 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 161 करोड़ की परियोजनाओं किया लोकार्पण तो 42 करोड़ की योजनाओं किया शिलान्यास। गोरखपुर में जनता दरबार का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं गौशाला का किया निरीक्षण। पेशी पर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे सांसद अतुल राय। कोर्ट बिल्डिंग के बाहर ही सांसद हो गए अचेत। पुलिस अधिकारी और वकीलों ने की सांसद की देखभाल। इत्र कारोबारी पीयूष जैन 8 महीने बाद जेल से रिहा। कन्नौज और कानपुर में उनके घर कार्यालयों में रेड में मिले थे 196 करोड़ रुपए और 23 किलो सोना। रिहाई के बाद मीडिया से बचते नजर आए जैन। कासगंज में बच्चा चोर समझकर पिटाई। कोतवाली इलाके में ग्रामीणों ने कार सवार 4 युवकों की जमकर पिटाई। पुलिस के सामने ही कार में किया तोड़फोड़। युवक निकले रिलायंस कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जनपद को 204 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी ने 161 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया तो वहीं करीब 42 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी के नाम लिए बगैर अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा हो उसे शिकंजे में लाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि अपराधियों को सामाजिक व्यवस्था के दायरे से दूर करने में सरकार का साथ दें। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने आईटीआई व पुलिस लाइन में बने निर्माणाधीन आवासीय भवनों का भी निरीक्षण किया। आप सब हमारे साथ बोलेंगे। शीतला बाई का मतदान मऊ जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिक भाइयों और बहनों को एक साथ 203 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इनमें 32 परियोजनाएं जो 161 करोड़ 70 लाख रुपए की हैं, इनका लोकार्पण हो रहा है। ये परियोजनाएं पशुपालन विभाग से संबंधित हैं, लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, कारागार प्रशासन से है, जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन, व्यवसायिक शिक्षा, महिला कल्याण, उद्यान, राजस्व विभाग, सैनिक कल्याण और राज्य सड़क परिवहन निगम और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गौशाला का निरीक्षण भी किया और गायों की सेवा की। साथ ही जनता दरबार में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। वहीं जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं उन क्षेत्र के अधिकारियों को मामले की जांच कर समय पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी पहली बार कानपुर दौरे पर हैं, जहां कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक है, जिसमें शामिल होने भूपेंद्र चौधरी कानपुर पहुंचे हैं।
सांसद अतुल राय गुरुवार को पेशी के लिए वाराणसी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट बिल्डिंग के बाहर ही वे अचेत हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और राय के वकील अनुज यादव उन्हें अंदर ले गए और आराम कराया गया। सांसद अतुल राय एक मामले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। द्वारा मुझे कल सूचना दिया गया कि सांसद घोसी अतुल राय जी को किसी मामले नए मुकदमे में कस्टडी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पड़ी है विवेचक के द्वारा। तो उस प्रार्थना पत्र की जानकारी होने पर मैंने कल शाम को 4 बजे संबंधित न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में मजिस्ट्रेट महोदय के सामने मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके कान का ऑपरेशन हुआ है, काफी उनकी हालत जर्नी की नहीं है, चिंताजनक है, लिहाजा रिमांड के संबंध में जो भी आपको सुनवाई करना है बीसी से कर लें। और मैंने पूर्व में भी बीसी के द्वारा उनका रिमांड बनाने का मैंने हवाला दिया और बताया भी कि पूर्व में भी बीसी के माध्यम से उनका रिमांड बना है। न्यायालय द्वारा हमारे उस अनुरोध के प्रार्थना पत्र की अनदेखी करते हुए उनको व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया गया, जबकि न्यायालय में आने के पहले ही एम्बुलेंस से उतरते ही सांसद जी गेट पर ही बेहोश हो गए। उनको प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से अपराधी की तरह उनको लात फान कर जो है न्यायालय में बेहोशी हालत में पेश किया गया। कन्नौज और कानपुर में 196 करोड़ रुपए और 23 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद होने के बाद जेल गए इत्र कारोबारी पीयूष जैन 8 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि उसकी रिहाई 2 दिन पहले होनी थी, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन में देरी के चलते गुरुवार को वह जेल से बाहर आ सका। कोर्ट के आदेश के बाद जमानत के एवज में दिए पत्नी व बेटे ने 10-10 लाख रुपए के बंद पत्र जमा कराए। ऐसे में जेल से रिहा होने के बाद पीयूष जैन मीडिया से सवालों से बचता हुआ दिखाई दिया। साथ ही मुंह पर मास्क लगाकर अपने अधिवक्ता के साथ कार में बैठकर रवाना हो गया। इधर कासगंज में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते गुरुवार को लोगों ने कार सवार 4 लोग की जमकर धुनाई कर दी। सदर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी में इन लोगों ने युवकों को बच्चा चोर समझा था। लोगों ने चारों युवकों की पिटाई करते हुए उनकी कार को पलट दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार युवकों को वहां से बचाया। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक बच्चा चोर नहीं है, रिलायंस टावर में काम करने वाले कर्मचारी थे। कासगंज क्षेत्र अंतर्गत गल्ला मंडी के यहाँ सुबह करीब 8 बजे हमें एक सूचना मिली है कि 4 लोगों को वहाँ के गांव वाले मारपीट कर रहे हैं। तो तुरंत हमारे लोग जाके उनको बचाया। इनको इसलिए मारपीट किया कि इनको बच्चा चोर समझ रहे थे, लेकिन ये लोग वहीं पे गल्ला मंडी पे स्थित एक रिलायंस जियो टावर का में काम करने वाले कर्मचारी थे। और काम करने के लिए जब इन्होंने 2-3 बार उसी गांव से जब घुमाया, इनको एक शक हुआ कि ये बच्चा चोर है और उसी आक्रोश में आके जो गांव वाले हैं उनको मारे पीटे थे। तो फिलहाल उनको हमने बचा के थाना ले आए। और मैं आपके माध्यम से सभी कासगंज के नागरिकों से यही अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसे कोई भ्रम या गलत अफवाहें ना सुने और किसी के साथ अन्याय ना कीजिए। इधर बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र के खचांजीपुरवा में 7 अगस्त को हॉर्न बजाने पर दबंगों ने मारपीट कर किशोर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके 1 महीने बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के लिए बल प्रयोग भी किया। इंडिया में बीती 7 अगस्त को एक 2 पक्षों में मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को गंभीर रूप से चोट लगी थी, जिस संबंध में 308 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो मजरूर पक्ष था उसका इलाज KGMU लखनऊ में हो रहा था। आज 1 महीने बाद कल रात्रि में उस मजरूर पक्ष की मृत्यु KGMU में हो गई। चूँकि इसमें धारा मुकदमा 308 में पंजीकृत किया गया था, जिसमें 7 साल से कम सजा, इसलिए इसमें अभियुक्तों की रिमांड नहीं ली गई थी। आज वो शव लेकर के परिवारीजन यहाँ पर आए। उन्होंने इस संबंध में शव को सड़क पर रखने का प्रयास किया, जिसमें फ़ौरन मौके पर पहुँच करके पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
अब इसमें संबंधित धाराओं में तरमीम करके आगे की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों की रिमांड ली जाएगी। इधर हरदोई के बिलग्राम चुंगी स्थित मस्जिद तंजीम में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल असामाजिक तत्वों की मस्जिद के दरवाजे पर भगवा रंग के से जय श्री राम लिख दिया। सूचना पर एसपी समेत आला अधिकारी जाब्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश कर मामला शांत करवाया। साथ ही पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। थाना सांडी में कस्बे में मस्जिद में विगत रात्रि किसी समय किसी असामाजिक तत्व ने गेट पर कुछ लिख दिया था और कुछ दीवार पर पुताई भी का पेंट भी लगा दिया था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उसको जो है साफ करा दिया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है और CDR BTS आदि से भी तलाश किया जाएगा किसने ऐसा किया है। जहाँ तक इसके किसने किया है या क्या इसकी मंशा हो सकती है, इसके बारे में ये है कि विगत में अभी तमाम त्यौहार रहे हैं, सारे पर्व सांप्रदायिक सद्भाव से निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई शरारती अथवा विक्षिप्त तत्व जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम किया है। शीघ्र ही इसको तलाश लिया जाएगा। इधर बिजनौर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की ओर से ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव ओम प्रकाश ने शिरकत की। इस दौरान करीब 550 ग्राम प्रधानों ने सम्मेलन में भाग लिया। वहीं संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित शर्मा ने अपने संबोधन में संगठन को मजबूत कर ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक विकास कराने का आह्वान किया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी ने भी प्रधानों से अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत रहने की अपील की है। CDO पूर्ण बोरा ने ग्राम प्रधानों की समस्याओं का तुरंत समाधान कराने का आश्वासन दिया है। क्यों जब प्रधान चाहेंगे कि आज जनपद बिजनौर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का जो जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें पंचायतों की समस्याओं को समझना, सरकार के सामने प्रस्तुत करना। प्रशासनिक अधिकारियों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद मंडल के डिप्टी डायरेक्टर पंचायत और DPRO महोदय, सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अभी सभी अधिकारी उपस्थित हो चुके हैं और प्रधानों की समस्याओं को बारी बारी सुन रहे हैं और जो उनके स्तर से है उसको निराकरण का आश्वासन दे रहे हैं। इधर लखनऊ में KGMU के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वे लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इससे मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर उन्होंने VC से बात भी की, जिसके बाद KGMU की OPD बंद चल रही है। लोगों को उम्मीद थी कि गुरुवार को OPD खुलेगी। इस कारण करीब 3000 मरीज इलाज कराने के लिए KGMU पहुंच गए। इससे यहां पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। मरीज बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान मरीजों को संभालने के लिए फोर्स भी बुलानी पड़ गई। आपको बता दें कि कैडर पुनर्गठन सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कि KGMU पे मौजूद हूँ। आपको बता दें जिस तरीके से कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है, लगातार अगर हम बात करें तो लगातार मांगों की बात चल रही। मांग लगातार जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी उस पर बात चल रही। आखिर किस तरीके से मांगे हैं और क्या है। जिस तरीके से OPD बंद थी उसके बाद खोला गया तो कहीं ना कहीं एक तत्नी भीड़ दिखाई पड़ी। उसके बाद कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की बात की तो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मरीज आज OPD के अंदर पहुंचे थे। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ आज ये PK गौतम जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये मांगे चल रही, मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, आखिर किस तरीके की मांगे हैं? मांगे एक्चुअल में KGMU को PGI के समानता का दर्जा 23 अगस्त 2016 को दिया गया था सरकार द्वारा। भत्ते तो मिल गए लेकिन वेतनमान और कैडर का काम संवर्ग पुनर्गठन का काम जो है अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। 6 साल से करीब 350-400 कर्मचारी 6 साल में रिटायर हो गए, जो उसका कैडर पुनर्गठन का लाभ नहीं पाने की वजह से बिना प्रमोशन पाए रिटायर हो गए। उनको पेंशन में भी नुकसान हो रहा है। कार्य चल रहे हैं लेकिन कार्य जो चल रहे हैं उनका निष्कर्ष निकलना चाहिए। निष्कर्ष के लिए इस कुछ प्रशासन को जो सीरियस होकर के पैरवी करनी चाहिए मुद्दों पर, और कुछ कर्मचारी के चुने हुए नेताओं द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन उनके रवैये उदासीन हैं। इसलिए 6 साल से कर्मचारी त्रस्त है और उन पर कोई भरोसा किया जाने लायक नहीं।
जिस तरह से बात किया है तो अभी बात किया गया, हमारे साथ कर्मचारी थे जिन्होंने बताया कि लगातार मांगे चल रही, जो अगर हम बात करें तो पीजीआई के बराबर वेतनमान की बात की जा रही है और उनका साफ कहना है कि 6 सालों से लगातार मांगे की जा रही हैं, बार बार प्रदर्शन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन प्रदर्शन पर खोखला दिखता हुआ और कहीं ना कहीं उस पर समझा बुझाकर फिर मना लिया जाता है कि आपकी मांगे पूरी। लेकिन लगातार जब 6 वर्ष से मांगे नहीं पूरी हुई तो अब उनका यही साफ कहना है कि आज फिर प्रदर्शन किया गया। जिस तरह प्रदर्शन किया गया तो उम्मीदें यही जताई जा रही कि जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, देखने वाली बात यह है कि वाकई जो इन लोगों की मांगे हैं वो मांगे किस हद तक पूरी होती हैं और कब तक ये मांगे पूरी होती हुई नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 टीवी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इसके चलते पुलिस ने पशु क्रूरता के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 20-20 हजार इनामी राशि वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे अवैध तमंचा, चोरी की बाइक और कारतूस बरामद किए हैं। जनपद गोरखपुर में पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना चिलवाताल व प्रभारी स्वाट की टीम को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। ये दोनों अभियुक्त 2020 से थाना चिलवाताल से वांछित थे और इन पे 20-20 हजार रुपये का इनाम था। इनके पास से एक तमंचा व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये गोरखपुर में पशु तस्करों की तस्करी के लिए रेकी करने के लिए आए हुए थे और पशु तस्करी के प्रयास में थे, तभी इनको गिरफ्तार किया गया। इनके नाम इमाम और शेरू हैं। इधर सीतापुर में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। उन्होंने महिलाओं की गोद भराई की और बच्चों का अन्नप्राशन कराया। उनको खीर भी खिलाई गई, साथ ही 2 बच्चियों का जन्मदिन भी इस दौरान मनाया गया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की मंशा है कि नारी शक्ति और सबसे केंद्र स्वावलंबन शिक्षा आपको महाविद्यालय में नारी शक्ति आपको जोड़ दिया है। इसके अंतर्गत ये पोषण माह चल रहा है और हम लोगों ने उन महिलाओं को एप्रिशिएट किया है जिन लोगों ने अच्छा अपना पोषण किया है। आधार से उसको लिया गया है। ये महिलाएं बहुत मेहनत से काम करती है, तो इसका बहुत जरूरी होता है जिससे प्रेम का संचार और अपने काम को और अच्छे से कर सके। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र 3 नर्सरी स्कीम के रूप में चले। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिप्लोमा संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा, जिसमें गुरुवार को जनपद के लखीमपुर के सदस्य आफ्ताब अहमद, आशीष कुमार गौतम, राम सेवक सुरेश कुमार, हरिओम रस्तोगी जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना जारी रहा। इसमें संघ के संरक्षक उदयभान यादव ने बताया कि संघ के सदस्यों की लंबित 15 सूत्री मांग को पूरा करने का अनुरोध किया है, लेकिन 15 दिन बाद भी किसी भी प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया। इससे संघ ने भारी आक्रोश व्यक्त किया है। संघ के महासचिव अनुपम कुमार त्यागी ने बताया कि एक और जहां मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप शासन द्वारा 30 सितंबर 2022 तक सभी कर्मचारियों के चयन वर्ष 2022 से 23 तक की पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु नियंत्रण आदेश जारी किए जा रहे हैं। ये धरना हमारे अवर अभियंता संवर्ग यांत्रिक का धरना है जो गत 6 तारीख से प्रारंभ हुआ है और अवर अभियंता संवर्ग का प्रमुख मांग जो है इस समय वो हमारी डीपीसी का ना होना। हमारी गत 2020-21 से डीपीसी रुकी हुई है, जो सदस्यों का प्रोन्नति होती है वह रुका हुआ है और 20-21 के बाद 21-22 भी लागू हो गई है, 22-23 भी लागू हो गई है। 3 वर्षों से सदस्यों का प्रोन्नत ना होना, डीपीसी ना होना हमारी मुख्य मांग है और इसके अलावा भी हमने 15 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया है, जिसमें सदस्यों को प्रताड़ित किया जाना भी है, उनकी समयमान वेतनमान का न लगना भी है। इधर लखनऊ में पारा मोहन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धेश्वर के पास डग्गा मार बसों के खड़े होने से जाम की समस्या आम है, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं जाम लगने के कारण राहगीरों और ऑटो चालकों में रोज मारपीट की समस्या देखने को भी मिलती है। इसके बावजूद भी पुलिस को ऑटो और बस स्टैंड नजर नहीं आता है, जबकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि डग्गा मार बसों को राजधानी के अंदर संचालित नहीं होने दिया जाए।
उसके बावजूद भी बुद्धेश्वर से मोहन के लिए डग्गा मार बसें फर्राटे भरती दिखाई देती हैं। गैर जनपद का परमिट होने के बाद भी यह वाहन लखनऊ जनपद में दौड़ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।